नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मार्केट आवर्स और कमोडिटी अपडेट के बाद अब वक्त है विस्तार से खबरों का, ताकि आप रहें पूरी तरह से अपडेट। तो आपके लिए हाजिर हैं ताज़ा तरीन बुलेटिन। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से रहे बेहतर। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 38,318 करोड़ रुपए पर पहुंची तो मुनाफा 6,586 करोड़ पर आया। रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाकर 16 और 16.5% किया गया। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज रहा उतार चढ़ाव। आखिरी घंटे में बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद। एनर्जी, पीएससी, बैंकिंग शेयरों में दबाव। निफ्टी 17,858 पर हुआ क्लोज। सीएनबीसी आवाज हर हिंदी भाषी के पास पहुंचा है और उनको सुविधा मिली है अपने आप को आगे बढ़ाने की, इंफॉर्मेशन मिलने की। तो ये आप लोगों ने किया और इस मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएनबीसी आवाज की 18वीं सालगिरह पर वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का मेगा इंटरव्यू। कहा, मंदी को लेकर अमेरिका से नहीं यूरोप से ज्यादा चिंता, भारत पर नहीं पड़ेगा असर। मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, इंफ्रा में रोजगार के बड़े मौके। जोशीमठ मामले पर हाई अलर्ट पर सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में खुद सीएम पुष्कर धामी। अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के भीतर दिल्ली सरकार को चुकाएं 164 करोड़ रुपए। एलजी के आदेश के बाद डीआईपी सचिव ने भेजा नोटिस। बीजेपी आप में छिड़ी जुबानी जंग। भारत में चीनी खिलौनों का खेल होगा खत्म। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को खिलौने न बेचने के दिए निर्देश। 44 जगह पर छापे मारकर 18,000 से ज्यादा खिलौने जब्त। और ऑटो शो के दूसरे दिन 5 डोर वाली एसयूवी मारुति जिम्नी का दिखा जलवा। महज 11,000 में होगी बुकिंग। प्रीमियम एसयूवी फ्रॉन्क्स भी की लॉन्च। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच जो सबसे ताजा और अहम खबर आ रही है वो है इन्फोसिस के नतीजे। जी हां, दिसंबर तिमाही के लिए नतीजों की शुरुआत तो हो गई है। इस कड़ी में आज इन्फोसिस ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से बेहतर कहे जा सकते हैं। कंपनी का मुनाफा 6,021 करोड़ से बढ़कर 6,586 करोड़ पे पहुंच गया है। वही कंसोलिडेटेड मुनाफा भी 6,021 करोड़ से बढ़कर 6,586 करोड़ रहा है। देखिए, कंसोलिडेटेड आय का नंबर भी आपके सामने था, 38,000 से ज्यादा। कंसोलिडेटेड एबिट जो है वो 8,242 करोड़, जबकि अनुमान था 8,298 करोड़ का। यानी हर फिगर जो है, मार्जिन भी, एबिट मार्जिन देखिए, यहां पर जरूर थोड़ा अनुमान से ये चूके हैं, लेकिन ओवरऑल फिगर्स जो है वो कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं। जहां पर उन्होंने हर जगह जो एस्टिमेट था उसको बीट करते हुए, डॉलर आय का नंबर भी यहां अनुमान से काफी बेहतर आता हुआ। 462 के आसपास का अनुमान था, लेकिन 466 के आसपास ये डॉलर आय का अनुमान आ रहा है। करोड़ में ये है। चलिए थोड़ा और समझेंगे नतीजों को, डिटेल में बातचीत करते हैं यूएम कैपिटल के हेड रिसर्च राजेश अग्रवाल से। राजेश जी, जो नंबर्स दिख रहे हैं, यह रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी बढ़ाकर 16 से 16.5% किया है, और जो अनुमान था, जो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन थे, वहां से बेहतर दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी कैसे रीड करेंगे इन नतीजों को? गुड आफ्टरनून विपिन जी। नंबर्स हमें बहुत शानदार लगे। इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर कह सकता हूँ। जहाँ टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो, वहाँ उम्मीद से बेहतर नंबर आए हैं। थोड़ी निराशा मार्जिन्स के फ्रंट पे हुई है, वो डिटेल में देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, अमेंडमेंट कमेंट्री क्या आ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी है वो कि गाइडेंस को इन्होंने बढ़ाया है, 16 से 16.5% कर दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखेंगे तो पिछले 8 क्वार्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 3.3 बिलियन US की। एट्रिशन रेट जो कि पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था, वहां हमने लगातार 2 क्वार्टर से गिरावट देखी है। इस बार भी गिरावट आई है। मुझे लगता है कि सारे पायदान पे खरे उतर रहे हैं इन्फोसिस के नंबर्स। और अगर कोई को मध्यम से लंबी अवधि की खरीदारी करना हो तो बिल्कुल खरीदारी की वजह बनती है। और साथ में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ऐसी कंपनी है जो हर साल एक बायबैक वगैरह ले आती है, तो मुनाफा निवेशकों का बिल्कुल बना रहता है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि अगर मध्यम से थोड़ी लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं तो खरीदारी बनती है। कल के लिए कुछ खास टिप्स अगर आप देना चाहें निवेशकों को?
देखिए, खास कल के लिए लेना हो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। इसे कल के हिसाब से अगर टेक्निकली कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि 1454 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1510 से 15 रुपए के टारगेट होंगे। 1500 से 1510 के टारगेट और 1454 का स्टॉप लॉस। राजेश अग्रवाल कह रहे हैं इन्फोसिस के नतीजे काफी उम्मीद से बेहतर, एक दो जगह हैं जहां पर थोड़ी चिंता या निराशा है, लेकिन कमेंट्री का इंतजार रहेगा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा नंबर क्लॉक करते हुए इन्फोसिस और यहां पर खरीदारी की राय भी देते हुए राजेश अग्रवाल। बहुत शुक्रिया राजेश जी ये बातचीत हमसे करने के लिए। चलिए लगे हाथों हम मार्केट का भी हाल देख लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। बाजार आखिरी घंटे में निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए। सेंसेक्स 147 पॉइंट गिरकर 59,958 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38 पॉइंट गिरकर 17,858 पर पहुंचा। आज जो एनर्जी, पीएसयू, बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। एफएमसीजी, इंफ्रा, मेटल भी आज लाल निशान पर बंद हुए। वहीं आईटी, ऑटो इंडेक्स में हल्की बढ़त हमें देखने को मिली। अमेरिका में मंदी आएगी या नहीं, पूरी दुनिया इस सवाल पर बटी हुई है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि अमेरिका में मंदी का बहुत असर नहीं होने वाला है। हालांकि वो यूरोप को लेकर काफी चिंता में है, लेकिन वो भारत के लिए क्या सोचते हैं आइए आपको सुनाते हैं। सर आजकल ये जो बड़ी चिंताएं अमेरिका और यूरोप और लंदन, पता नहीं कहाँ से रोज सुबह उठते हैं तो एक अलग सी खबर पढ़ने को मिलती है। कभी गोल्डमैन सैक्स कुछ बोल देते हैं, कभी ब्लैक रॉक वाले कुछ बोल देते हैं, कभी जेपी मॉर्गन वाले। ये क्या मतलब, ये कुछ डर है क्या? नहीं, इन्फ्लेशन तो है ही। इन्फ्लेशन है, बाहर में उसका प्रभाव आना है। कभी कभी ये रिसेशन आना अच्छा भी होता है, उससे करेक्शन हो जाता है। लेकिन इंडिया को हर आदमी ने कहा है कि इंडिया में इसका इफेक्ट कम होगा। क्योंकि ये लोग मेच्योर्ड इकोनॉमी है अमेरिका वाले। आज देखिए तो आप डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया कि हर आदमी डॉलर के पीछे देख रहा है। अब हर कंट्री, 3-4 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया अपनी अलग करेंसी बना रही है, जिससे कि डॉलर पर प्रेशर कम आ जाए। हम लोग आपस में जो ट्रेड करेंगे हम अपनी करेंसी से कर लेंगे। उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। और यूरोप में गैस की प्रॉब्लम है, हर आदमी परेशान है, यूके में भी परेशान है। इन सब मामलों में आगे आने वाले दिनों में इंडिया एक स्वीट स्पॉट उभर के आया है। अमेरिका इतना स्ट्रांग है हर तरह से, वहाँ इफेक्ट कम होगा। दो इन्फ्लेशन वहाँ आएगा, रिसेशन वहाँ रहेगी, लेकिन वो उसका इफेक्ट कम होगा ऐसा लगता है। वो अभी भी लीडर बन के चलेगा। और चाइना भी जो मेरे को लग रहा है कि वो करेक्शन की पोजीशन में है और सबसे हाथ मिला के, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, हाथ मिला के कोशिश कर रहा है कि हम वापस उस पोजीशन पर आ जाएं। लेकिन पुरानी बहुत गलतियां हुई हैं उनसे, उसको करेक्ट करके वो उसकी भी डिमांड आगे आने वाली है। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है, जैसे मेटल की प्राइस देख रहे हैं, कमोडिटीज़ की प्राइस देख रहे हैं, मेरे को ऐसा कोई डर लगता नहीं है। ईश्वर चाहे जल्दी से जल्दी ये वॉर खत्म हो, जो कि ये ओवरहैंग खत्म हो। चलिए, तो अनिल अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि तमाम मंदी की खबरों के बीच उन्हें लगता नहीं है कि भारत पे उसका ज्यादा इंपैक्ट आएगा। अनिल अग्रवाल से पूरी बातचीत आज आप शाम 7:27 पर भी सीएनबीसी आवाज पर देख सकते हैं और वो क्या कहते हैं भारत को लेकर। और लगे हाथों आपके काम की एक और खबर आपको बता दें कि क्या आप 2023 में किस्मत चमकाने वाले 19 शेयरों के बारे में जानना चाहते हैं। ये वो शेयर्स हैं जो नए साल में आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जानना चाहते हैं तो मनी कंट्रोल प्रो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये टॉप 19 स्टॉक्स फॉर 2023 आप वहां पर जान पाएंगे। चलिए अब और कुछ खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं जोशीमठ के महासंकट की। जोशीमठ मामले पर सरकार हाई अलर्ट मोड में है। हालात से निपटने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिला प्रशासन के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। वो इस वक्त जोशीमठ में ही मौजूद हैं। पूरी जानकारी के लिए हम और विस्तार से इसको बातचीत करते हैं। अपने संवाददाता लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। तो लक्ष्मण, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही स्तरों पर हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। आज तो गृह मंत्री ने खुद ही इस पर मीटिंग ले ली। क्या अपडेट्स हैं, क्या यहां से आगे का रास्ता दिख रहा है?
देखिए, जिस तरीके से तस्वीर साफ हो रही है, मुझे ये लग रहा है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो दो तरह की रणनीति बना रहे हैं। पहली बात कि तत्काल जो हालात है उससे कैसे निपटा जाए, और दूसरी बात कि अगर हालात और ज़्यादा बिगड़ते हैं तो फिर क्या हमें करना चाहिए। दोनों तरह की तैयारी चल रही है। जो दूसरी वाली तैयारी की बात कर रहा हूँ, इसके लिए केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पे है, और आज वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक बैठक बुलाई। इस बैठक में बिजली मंत्री आर.के. सिंह, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी थे। करीब घंटे भर तक बैठक चली, और उस बैठक में ये बताया गया कि कौन कौन से इलाके ज़्यादा संवेदनशील है, और जोर इस बात पर था कि जो ज़्यादा संवेदनशील इलाके हैं वहाँ से लोगों को किस तरह से विस्थापित किया जाए, कैसे वहाँ से हटाया जाए। हटाने के बाद उनके पुनर्वास की ठोस योजना क्या होनी चाहिए, और क्या क्या संभावित इलाके हैं उस पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है, वो भी लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में हैं, ताकि वहाँ तत्काल जो राहत कार्य किए जाने हैं उसके लिए कदम उठाए जाने हैं। लोग वहाँ पे मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सही लोगों की पहचान करके उनको जल्द से जल्द मुआवजा पहुँचाया जाए। जो बिल्डिंग, जो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर पहुँच चुके हैं या फिर खतरनाक दिख रहे हैं, उनको तत्काल वहाँ से लोगों को हटाया जाए। इस तरह की कार्रवाई जमीनी स्तर पर भी चल रही है। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों आपस में मिल करके, एक तालमेल करके हालात से जल्द निपटने की कोशिश में जुटे हुई है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया, और इस खबर पर लगातार नजर रहेगी। और अब बात करते हैं एमपी इन्वेस्टर समिट की। मध्य प्रदेश में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। आज भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से कारोबारी समूहों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं। आज उन्होंने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में नॉर्वे के भी एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। अब से कुछ देर बाद शिवराज सिंह चौहान इस समिट का समापन भाषण भी देंगे, जिसमें वो 2 दिनों के दौरान प्रदेश को मिले अलग अलग निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा विस्तार के साथ रखेंगे। मध्य प्रदेश के 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। समिट में करीब 84 देशों के 430 से ज़्यादा कंपनियां और इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं। 2 दिनों के दौरान अलग अलग विषयों पर 19 पैनल डिस्कशंस भी यहाँ पर किए गए हैं। तो चलिए, हमारे साथ है हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव, जो इस वक्त इंदौर में ही मौजूद हैं, मौके पर इस समिट को कवर कर रहे हैं। अनुराग, अब तो ये जो समिट है वो समापन की तरफ है, क्या रहा दूसरे दिन के हाइलाइट्स? बिल्कुल, देखिए आज दूसरा और आखिरी दिन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, लेकिन इस 2 दिनों की यदि हम बात करें तो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना है, क्योंकि इसी को लेकर तमाम तरह के प्रस्ताव जो है राज्य सरकार को मिले। आज के दिन भर की हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने सुबह से ही उद्योगपतियों के साथ, जनरल काउंसिल के लोग जो अलग अलग देशों से प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उनके साथ 1-to-1 चर्चा की है। कई उद्योगपतियों के साथ चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर प्रस्ताव मिले हैं। एपिक कंपनी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में गारमेंट्स प्लांट लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। टेक्समो पाइप्स की तरफ से 130 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया है। ये इंदौर के पीथमपुर में स्थापित किया जाएगा। इसी तरीके से रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी जेएफएल कंपनी ने 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये कंपनी बनाएगी। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो दूसरे देशों से जो प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के साथ काम करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इजराइल ने मध्य प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, उसमें सहयोग करने की पेशकश राज्य सरकार को की है। इसी तरीके से जो प्रवासी भारतीय भी शामिल हुए थे, उनकी भी आज मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश में थीम पार्क बनाने के अलावा कई अलग अलग सेक्टर में निवेश को लेकर प्रस्ताव मिले। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि फार्मा हब के तौर पर मध्य प्रदेश देश में अपनी पहचान बना रहा है। तो फार्मा के सेक्टर में निवेश के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी सरकार को प्रस्ताव मिले। तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है अनुराग, तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश, और आई थिंक अब से थोड़ी देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो प्रेस को संबोधित करेंगे शिवराज सिंह चौहान, वहां पर और डिटेल्स हमारे सामने शायद आएंगे।
कि कहां कहां कौन कौन किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेकर आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। चलिए और अब बात करते हैं इंडिया ऑटो एक्सपो 2023 की। कल इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX दिखाकर ऑटो एक्सपो की महफिल लूट चुकी मारुति ने आज एसयूवी सेगमेंट में 2 धमाके किए। कंपनी ने लंबे समय से चर्चा का विषय रही जिप्सी की मॉडर्न अवतार जिम्नी को उतारा है, साथ ही एसयूवी फ्रॉन्क्स पर से भी पर्दा उठा दिया है। यही नहीं, मारुति नेक्सा के जरिए दोनों गाड़ियों की बुकिंग भी शुरू कर रही है। इन दोनों गाड़ियों के जरिए कंपनी ने एसयूवी सेगमेंट में अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर लिया है। कंपनी को उम्मीद है कि एसयूवी लवर्स और ऑफ रोडिंग के शौकीनों के लिए दोनों गाड़ियां एक बेहतरीन ऑप्शन पेश करेंगी। आज ऑटो एक्सपो की एक और हाईलाइट रही एमजी मोटर्स की हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाली एमपीवी यूनिक 7। कंपनी ने इसे पेश करते हुए बताया कि यह दुनिया की पहली फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड एमपीवी है। ये एमपीवी 605 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 3 मिनट में रिफ्यूल का दावा करती है। चलिए यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कई और अहम और रोचक खबरें आपके लिए हैं, तो कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। दिल्ली की राजनीतिक विज्ञापन पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए 164 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन के अंदर पूरी रकम का भुगतान करना ये कहा गया है नोटिस में। ये नोटिस दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर सूचना और प्रचार निदेशालय ने जारी किया है। इस रकम में मूल रकम पर लगा ब्याज भी शामिल है। नोटिस में कहा गया है कि अगर आम आदमी पार्टी 10 दिन के अंदर ये रकम का भुगतान नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपकी संपत्तियां कुर्क भी हो सकती हैं। इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दिल्ली में विज्ञापन पर क्यों मचा है घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा, आज की बड़ी बहस और ये है कि प्रचार वॉर आवाज अड्डा 7:57 पर। अपने घर में हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम तैयार है। बुधवार को रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ हॉकी विश्व कप 2023 का आगाज हो गया। कटक के बारामती स्टेडियम में बॉलीवुड स्टार दिशा पटनी, रणवीर सिंह और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी करीब 2.5 घंटे तक चली। हॉकी वर्ल्ड कप 13 से 29 जनवरी तक भुवनेश्वर और राउरकेला में खेला जा रहा है। 16 टीमों के टूर्नामेंट में कुल 44 मैच होंगे। 16 टीमों के 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। भारत को ग्रुप डी में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ रखा गया है। विश्व कप में टीम इंडिया की कमान हरप्रीत सिंह संभाल रहे हैं। ये विश्व कप लगातार दूसरी बार भारत में ही हो रहा है। अगर भारत ये विश्व कप जीतता है तो 47 साल का विश्व विजेता बनने का इंतजार भारत का खत्म होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां पर आपको ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा लिंक्डइन पर भी ताज़ा खबरें मिलेंगी। बस एक क्लिक पर आप ज़रूर यहां से अपडेट ले सकते हैं। नमस्कार।